नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी मेरे सामने वाला, जिसे लिखा है शैलेंद्र चौहान जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अवस्थी जी के मकान में जब से नया किराएदार आया है, तब से न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर के लोगों की उत्सुकता थम ही नहीं रही है। 7 दिन बीत चुके हैं, पर सभी के मन में एक अबूझ जिज्ञासा का भाव तैर रहा है। पता नहीं कैसा होगा वह व्यक्ति जो अवस्थी जी के मकान में किराए के लिए रहने आया है। लेकिन आखिर सबके मन में आशंका है क्यों? क्या अपेक्षा कर रहे हैं सब? क्या करेगा वह किराएदार? केतन को यह मकान खाली किए हुए अभी कोई 2-3 महीने ही बीते हैं। तब से न जाने कैसा एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा है। लगता है पतझड़ के बाद सीधी गर्मी की ऋतु आ गई हो, वसंत आया ही ना हो। अवस्थी जी के पड़ोसी सिंधु जी भी तो मकान खाली कर गए हैं, कोई 6 महीने पहले। उनकी बेटी शुभा कितनी सुंदर और चंचल थी, इतना भरा भरा लगता था उनके कारण सामने वाला मकान। अब तो उस मकान की रौनक सी ही खत्म हो गई है। सिंधु जी का ही कोई रिश्तेदार उसमें आकर रह रहा है, ईंट भट्टे का मालिक। शुभा की सूरत मेरी आंखों में घूम रही है। शायद मैंने ऐसी कोई दूसरी लड़की नहीं देखी जो इतनी सुंदर तो हो, पर होशियार और सरल स्वभाव की भी हो। एक अच्छी लड़की, हाँ, बहुत अच्छी लड़की थी शुभा। कोई 2 वर्षों पहले इन्हीं दिनों केतन अवस्थी जी के मकान में रहने आया था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही प्यारे भोले भाले। इस नए किराएदार के प्रति तब भी हम लोगों के मन में उत्सुकता थी, पर धीरे धीरे वह उत्सुकता अपने आप मिट गई। केतन बहुत शांत और रिजर्व था, और उसकी पत्नी मीरा भी घर के बाहर सहज ही दिखाई नहीं पड़ती थी। लगता था बहुत ही संतुष्ट परिवार है, अपने आप में आनंदित रहने वाला, पूर्णतः सुखी। अवस्थी जी अपने नए किराएदार से बहुत प्रसन्न थे। उनकी नजर में वह एक आदर्श परिवार था। युवावस्था में इतने शांत, सौम्य और गंभीर लोग कम ही पाए जाते हैं। सिंधु जी अपनी नौकरी के अंतिम दिनों में शिमला ट्रांसफर होकर चले गए थे। केतन के वहां आने से कोई 6 महीने पहले उनका ट्रांसफर हो गया था। तब तक ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अपने इस अच्छे खासे बने बनाए मकान को छोड़ छाड़ कर शिमला में ही रहने की सोच लेंगे। आखिर नौकरी करने वाला आदमी कितनी मेहनत और लंबी योजना के बाद पैसा जोड़ जाड़ कर मकान बनवा पाता है। और अगर उन्हें यह मकान छोड़ना ही होता, तो फिर अवस्थी जी से ऐसा खराब झगड़ा क्यों मोल लेते कि बातचीत ही बंद हो जाती। आखिर अवस्थी जी ने केतन जिस पोर्शन में रहता था, उस पोर्शन में एक छोटा सा बरामदा ही तो आगे निकलवा लिया था। उस पर सिंधु जी को भारी आपत्ति हो गई, और तू मैं गाली गलौज तक नौबत पहुंच गई। अगर अवस्थी जी के 3-3 जवान मुस्टंडे बेटे ना होते, तो सिंधु जी तो उनका जीना हराम कर देते। सिंधु जी मिलिट्री के आदमी थे, उन्हें अपने बाहुबल पर खासा भरोसा था। यह घटना केतन के मकान में आने के 1.5-2 साल पहले की है। सिंधु जी जब शिमला गए, तब जाकर कहीं शांति हुई। उनका बड़ा बेटा भी मिलिट्री में ही कमीशन पा गया था। बड़ी बेटी की शादी हो गई थी। बचे इस घर में उनकी पत्नी और छोटी बेटी शुभा, जो तब बीएससी में पढ़ रही थी। शाम को दुकान से लौटकर मैं कुछ हल्का नाश्ता कर रहा था कि पत्नी पास आकर खड़ी हो गई। बोली, सामने वाले के बच्चे तो बड़े हैं। मैंने जानने की कोई उत्सुकता नहीं जाहिर की, तो वह फिर बोली, बातचीत भी खूब करते हैं, केतन की तरह चुपचाप नहीं है। केतन से अधिकतर लोग इसीलिए चिढ़ते थे कि वह बहुत कम बात करता था। सभी को लगता था कि वह घमंडी है, पर जब एक बार उसे अच्छी तरह जान लो, तो लगता कि उससे भला इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझसे तो दुकान पर केतन की बात हो जाती थी, इसलिए मैंने उसे समझ लिया था, पर अपनी पत्नी को यह समझाने में पूरी तरह असफल रहा था। इसका एक और कारण था, केतन की पत्नी भी स्वभाव से केतन की ही तरह कम बोलने वाली थी, और वह सामान्य औरतों की तरह ना गली में खड़ी होकर आपस में बतियाती,
ना बेमतलब बाहर निकलती थी। केतन के बच्चे भी उन्हीं दोनों की तरह सीधे और चुप थे। उन दिनों केतन शाम को अक्सर बरामदे में आकर बैठ जाता था। उन लोगों ने वहां बेंत की कुर्सियां डाल रखी थी। कभी कभी केतन की पत्नी भी वहां बैठती और बच्चे खेलते रहते। ना कोई शोरगुल, ना झाएं झाएं, ना ज्यादा बातचीत। एक तरफ उन लोगों के इस कदर शांत व्यवहार पर झुंझलाहट होती, तो वहीं दूसरी तरफ स्नेह भी उमड़ता। अक्सर वे लोग ना कहीं जाते, ना कोई उनके यहाँ आता ही। कभी कभी शाम को पास के बाजार और पार्क में टहलकर जल्दी ही वापस आ जाते। सिंधु जी की पत्नी को अवस्थी जी से पहले ही चिढ़ थी। इस पर से उनके नए किराएदार कुछ इस ढंग के थे कि उन पर निरंतर गुस्सा ही आता रहता था उन्हें। वह कहती, पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। लगता है जैसे चिड़ियाघर से निकल कर आए हैं। ना इंसानों की तरह बातचीत, ना मेल मिलाप और ना ही दुआ सलाम। हालांकि सिंधु जी की पत्नी स्वयं आत्म केंद्रित और शक्की किस्म की महिला थी। उन्हें खुद अपने दो एक रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी मोहल्ले पड़ोस के लोगों से ना तो संबंध रखना ही पसंद था और ना ही उनके यहाँ आना जाना। उन्हें अपने पति की कमीशन लेवल पर तरक्की का भी घमंड था और लड़के के मिलिट्री में कमीशन ऑफिसर बन जाने का भी। दोनों लड़कियां भी अच्छा पढ़ लिख गई थी, यह भी संतोष की बात थी। बड़ी लड़की का विवाह एक बड़े व्यापारी परिवार में हो गया था, सो अब उन्हें अड़ोसी पड़ोसी सब बौने नजर आते। केतन इन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। वह जवान था, शरीर भरा पूरा और सुंदर, सिंचाई विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत, परंतु उसे साधारण रहन सहन और गैर बनावटी जीवन ही पसंद था। शायद जिद का एक कारण यह भी रहा हो, पर मुख्य कारण भी शुभा थी, जो तब एमएससी फाइनल में पहुंच चुकी थी। इन दिनों शुभा की शोखी बढ़ती जा रही थी और उसकी माँ की चिंता भी। वह अक्सर कहती कि शुभा एमएससी कर ले तो अच्छा घर वर देखकर इसके भी हाथ पीले कर दे। बड़ी वाली तो एमएससी करके कॉलेज में लेक्चरर हो गई है और उसे भी अच्छा घर मिल गया है। शुभा की जिद थी कि वह एमएससी करके किसी अच्छे कंपटीशन में बैठेगी और नौकरी लगने के बाद ही शादी के बारे में सोचेगी। सिंधु जी महीने दो महीने में शिमला से घर आते और दो एक दिन रहकर वापस चले जाते। उन दिनों उनके घर में अच्छी खासी चहल पहल रहती। यार दोस्त जुटते, पार्टी होती, ड्रिंक्स और खाना पीना चलता रहता। शुभा भी इतराती घूमती। कभी अपने पिता से लाड में कहती, क्या पापा, आपने इतनी भीड़ भाड़ और शोर कर रखा है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। पिता कहते, पुत्र जी एक दिन की ही तो बात है, कल मैं चला जाऊंगा, फिर खूब पढ़ लेना। यह सुनकर शुभा चुप हो जाती। सिंधु जी चूंकि प्रमोशन पाकर बड़े ऑफिसर बन गए थे, सो सिर्फ अपने बराबर के स्टेटस वाले लोगों से ही दोस्ती रखते और बाकी सबसे बस हाय हेलो कर लेते और इसी बात को अपना बड़प्पन समझते। उन्होंने पैसे कमाने और बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी थी। दो तीन प्लॉट खरीद रखे थे। ये मकान जो 4,500 स्क्वायर फुट के प्लॉट पर बनवाया था, करीब 10 वर्ष पहले, इस पर भी उन्हें काफी गर्व था। उसके बाद उन्होंने एक फिएट कार भी खरीद ली। इस तरह वह उच्च मध्य वर्ग के पायदान पर थे, जहां से निम्न मध्य वर्ग से आवश्यक दूरी बनाए रखना अपने महत्व को प्रदर्शित करने के लिए जरूरी होता था। सो सिंधु जी और उनका परिवार उस मोहल्ले में एक आइलैंड की तरह था, इसलिए मोहल्ले वालों की भी उनके प्रति कुछ अच्छी भावना नहीं थी। शायद सिंधु जी को ना तो इसकी चिंता थी और ना ही अपेक्षा। अक्सर शुभा मोहल्ले पड़ोस में किसी के घर नहीं जाती थी। कॉलेज भला और अपना घर भला। ज्यादा हुआ तो शाम को अपनी सहेलियों के घर हो आई या कभी अपने मामा के यहाँ, जो इसी शहर में रहते थे। पढ़ना और शाम को लॉन में माँ के साथ बैठना, उसके केवल यही शौक थे आजकल। उस दिन शाम को जब वह किसी काम से हमारे घर आई, तो पत्नी ने उसे बड़े प्रेम से बैठाया और गप्पे मारने लगी। बातों बातों में अवस्थी जी के नए किराएदार के बारे में पत्नी पूछ बैठी, कैसे लोग हैं ये? शुभा बोली, वो तो पागल हैं, ना किसी से बात करता है ना हंसता है, गुमसुम मुंह फुलाए बैठा रहता है गुब्बारे की तरह। मेरी पत्नी को इन बातों में काफी रस आया। आखिर निंदा रस से अधिक आनंददायी और क्या चीज हो सकती है।
दोनों ने मिलकर केतन की परिवार की निंदा का भरपूर आनंद उठाया। मुझे लगता था कि केतन के इस चुप चुप व्यवहार के प्रति मेरी पत्नी ही कुछ अधिक द्वेष या ईर्ष्या रखती थी। पर जब मुझे पता चला कि शुभा केतन के इस व्यवहार के प्रति कहीं और आक्रामक है, तो मैं हैरान रह गया। उस दिन शुभा का जन्मदिन था। वह 22 वर्ष की हो गई थी। शाम को जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपनी सहेलियों को बुलाया था। माँ बेटी ने मिलकर उनके खाने पीने का अच्छा खासा इंतजाम किया था। शाम 5 बजते से ही उसकी सहेलियां आना शुरू हो गई थी। शुभा खूब मस्ती के मूड में थी। बहुत दिनों बाद नए नए लकदक कपड़े पहनकर वह चहकती फिर रही थी। 8-10 सहेलियां जुटी थी, कभी कमरे में, कभी बरामदे में, और एक आध बार छत पर घेरा बनाकर वे बतियाती, हंसती और मजे लेती। शाम 7 बजे के लगभग उनके एकमात्र मेहमान, उसके मामा जी, आए थे। कोई बड़ा सा तोहफा देकर गए थे वह शुभा को। दिल्ली से एक बढ़िया कीमती सूट भी लाए थे। केक खाया, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और शुभा की माँ के साथ 15-20 मिनट बातें करके वह चले गए। आखिर लड़कियों के साथ क्या बैठे। उनके जाने के बाद संगीत का दौर शुरू हुआ। दो एक लड़कियों ने जो गा सकती थी फिल्मी गाने गाए, और फिर उन दिनों आए किसी पॉपुलर गानों का टेप लगा दिया गया। केतन उस दिन साइट से थोड़ा लेट ही लौटा था। जीप अवस्थी जी के घर के सामने रुकी तो उसे पड़ोस के घर में चहल पहल और गाने सुनाई दिए। उसने ड्राइवर को जाने की इजाजत दी और अपना ब्रीफकेस लेकर जीना चढ़ रहा था। तभी लगा कि गाने की आवाज कुछ और तेज हो गई है। वह चुपचाप जीना चढ़कर घर के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर केतन और उसकी पत्नी बाहर बरामदे में कुर्सियों पर आकर बैठ गए। वे अक्सर शाम को बरामदे में बैठकर चाय पीते थे। केतन ने मीरा से पूछा, आज पड़ोस में इतनी चहल पहल और गाने क्यों बज रहे हैं? मीरा ने बताया, शायद पड़ोस में जो लड़की है उसका जन्मदिन है। उस वक्त सभी लड़कियां बरामदे और लॉन में इकट्ठी होकर जोर शोर से बातें कर रही थी। तभी नौकरानी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और सभी को एक एक ग्लास थमा दिया। शुभा उन सब लड़कियों में एकदम अलग और बहुत खूबसूरत लग रही थी। केतन को इस बात का एकाएक एहसास हुआ कि वह और उसकी पत्नी दोनों कितने अव्यवहारिक हैं कि पड़ोस में एक लड़की का जन्मदिन है और वे उसे हैप्पी बर्थडे भी नहीं कह पा रहे। उन दोनों की चर्चा तब इस विषय पर केंद्रित हो गई कि इन लोगों ने भी किसी संबंधी, परिजन या आस पड़ोस के लोगों को बुलाया तक नहीं। हालांकि दोनों इस बात पर सहमत थे कि छोटे बच्चे तक अपना जन्मदिन अपने साथियों में ही मनाना चाहते हैं। फिर यह तो जवान लड़की है और उस पर भी अपने पिता, भाई और बहन उन सब से दूर अकेले रहते हैं। मीरा ने बताया, शायद उसके मामा आए थे और कुछ देर रुककर चले गए। पड़ोसियों से तो इनको कोई वास्ता ही नहीं। फिर रही बात जवान लड़की की, सो क्यों किसी आदमी को बुलाया जाए। मीरा हालांकि घर से कहीं बाहर नहीं आती जाती थी, ना ही अड़ोस पड़ोस या मकान मालिक के घर की महिलाओं से ही ज्यादा बातें करती थी। कभी कभार ही वह लोगों से बोलती बतियाती। पर स्त्री सुलभ सामान्य व्यवहारिक ज्ञान और जानकारी सिर्फ अंदाज से ही सही हासिल कर लेती थी। केतन और उसके परिवार के बारे में कुछ लड़कियों की उत्सुकता चल रही थी। शायद शुभा ने उन्हें बताया होगा कि केतन पागल है और उसकी पत्नी भी, या पत्नी घर घुसू है, या वगैरह वगैरह। इसलिए जब लड़कियां बार बार पड़ोस के बरामदे की तरफ देखने और इशारा करके हंसने हंसाने लगी, तो केतन और मीरा वहां से उठ गए। उस दिन इतवार था। अमूमन चाय नाश्ता इतवार को 10 बजे से पहले नहीं होता था। केतन सुबह 6 बजे ही उठ जाता, पर मीरा और बच्चे लेट ही उठते थे। उस दिन भी केतन जल्दी जाग गया और दैनिक क्रियाकर्म से निवृत्त होकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद मीरा भी जाग गई और सुबह की चाय बनाकर उसने केतन को दे दी। चाय पीने के बाद केतन शेव करने के लिए उठा। फिर सोचा, क्यों न आज शेव बाहर बैठकर ही कर ली जाए। सो उसने पानी, शीशा और शेविंग किट मीरा से बाहर ही मंगा ली। मीरा घर के कामों में लग गई और बच्चों के उठने के बाद नाश्ता भी बनाना था। केतन जब शेव कर रहा था तो उसने देखा कि शुभा छत पर टहल रही थी।
थोड़ी देर बाद वह सीधी केतन की सीध में अपने टीवी का एंटीना घुमा रही थी। उसने केतन की ओर देखा। केतन को लगा प्रत्युत्तर में अभिवादन स्वरूप थोड़ा मुस्कुरा देना चाहिए, पर नहीं मुस्कुरा पाया। सोचा कहीं इसका गलत अर्थ ना निकाल लिया जाए और व्यर्थ में गलतफहमी पैदा हो जाए। शुभा की बड़ी बड़ी सुंदर आंखें निश्चित ही बहुत मोहक हैं। केतन मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना ना रह सका। शुभा नीचे चली गई। थोड़ी देर में एक फिल्मी गाने की दो लाइनें जोर से उभरी। उन्हें गाने को यहीं रोककर रिवाइंड करके फिर वही लाइनें बजी। दिल है कि मानता नहीं, बड़ी मुश्किल है मोहब्बत की राहें, ये जानता ही नहीं। यही गाना रात को भी बज रहा था। केतन को लगा यह गाना शुभा को ज्यादा प्रिय है, पर सिर्फ दो लाइनें ही बजाने का अर्थ उसकी समझ में नहीं आया। बरसात का मौसम आ गया था। शाम घिर आई थी। बादल छाए हुए थे। अचानक ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। केतन और मीरा बाहर बरामदे में निकल आए। सुहावनी हवा से प्रफुल्लित होकर वे अपनी छोटी बेटी द्वारा एक दिन ऐसे ही किसी सुबह कही गई बात को याद करके खुश होने लगे कि बहुत सुंदर हवा चल रही है। जब तुतलाते हुए उसने सुंदर को चुंदल कहा था तो कितना अच्छा लगा था, और इस बात को वे इस सुंदर मौके पर याद करके आनंदित हो रहे थे। उसी समय एक बेसुरा स्वर उभरा, जब चली ठंडी हवा जब उठी काली घटा। इसके बाद तो खेल ही खत्म हो गया। मीरा को मजा आ गया। बोली, गाना तो मौसम के अनुकूल है। केतन हंसा और बोला, लगता है यहाँ दो ही लाइनें गाने और सुनाने की रवायत है। मीरा बोली, इतने दिनों तक तो ना कोई सुर फूटा ना ताल, अचानक मौसम कैसे बदल गया। केतन ने अपनी रटी रटाई राय दोहराई, उम्र का तकाजा है, वैसे लड़की अच्छी है। मीरा ने थोड़ा हंसते हुए भ्रिकुटी चढ़ाई, वैसे कैसे अच्छी लड़की है। केतन थोड़ा सहमा, फिर बोला, तुम भी क्या बात करती हो। ठीक है, तुम बैठो, मैं तो अब खाना बनाने की तैयारी करने चली, बच्चों को भूख लग रही है। कहकर मीरा घर के अंदर चली गई। केतन का मैं बेहद सम्मान करता था। शांत, सौम्य और धीर गंभीर व्यक्ति था वह। अनायास ही उसके प्रति सम्मान का भाव मन में जन्म ले लेता था। मैं जब भी उससे बात करता तो बहुत ही विनम्रता और नर्म लहजे में बात करता, जैसे कि वह मुझसे वर्षों छोटा हो। 2-4 वर्ष छोटा रहा भी होगा, परंतु मैंने जब भी उसे देखा या फिर किसी और से बात करते हुए भी अंदाजा लगाया, तो उसका अंदाज वही था। उसके बात करने में जो भोलापन और मुलायमियत थी, वह उसके धीर गंभीर और चुप चुप रहने वाले गर्वीले स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। आज फिर मेरी पत्नी ने केतन के लिए निंदा राग छेड़ दिया। मुझे अचानक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, पर जब पत्नी बोली कि शुभा आई थी तो मैं समझ गया कि पत्नी के दुराग्रह को शुभा से कुछ और बल मिला है। मैंने पूछा, किस काम से आई थी वह। उस दिन ओवन ले गई थी ना, उसे ही लौटाने आई थी। मैंने पूछा, आगे क्या कह रही थी। कुछ नहीं, बस यूं ही अपने घर द्वार की बातें, अपनी मम्मी और अपने बर्थडे के बारे में। हाँ, वह मोल रही थी कि मम्मी ने ही कहा था तू अपनी सहेलियों भर को बुला ले, बाकी लोगों को क्यों बुलाना है। अच्छा, और क्या कह रही थी। अब मैंने थोड़ी उत्सुकता दिखाते हुए कहा, कह रही थी उनके अपने पड़ोसी अवस्थी जी से अच्छे संबंध है नहीं, और जो नए किराएदार हैं उनके तो भाव ही ठीक नहीं है, बड़े घमंडी हैं। और शुभा की मम्मी कह रही थी कि बदतमीज भी हैं, ऊपर बरामदे में बैठ जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया अपनी पत्नी पर। मैंने कहा, इसमें बदतमीजी की क्या बात है। बरामदे में बैठते हैं तो अपने बरामदे में बैठते हैं, किसी और के में तो नहीं। और क्या बदतमीजी करते हैं वहां बैठकर। किसके साथ बदतमीजी की उन्होंने, शुभा के साथ या शुभा की मम्मी के साथ। पत्नी मेरे तेवर देखकर सहम गई और बोली, मैंने कहाँ कुछ कहा, वह तो शुभा ही कह रही थी कि उसकी मम्मी ऐसा कह रही थी। उनकी तो किसी के बारे में कुछ भी कहने की आदत है, यह बात तो सारा मोहल्ला जानता है। शुभा कह रही थी कि उसकी मम्मी को केतन का बाहर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो बावली है एकदम। केतन शरीफ आदमी है, बाल बच्चों वाला है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है या शुभा कुछ बता रही थी। मैंने पूछा। वह बोली, नहीं ऐसा तो नहीं लगता। शुभा तो उसके मजे ले रही थी, नकल उतार रही थी कि देखो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे देखता है, ऐसे बोलता है, और कह रही थी शायद अपनी बीवी से डरता है।
उस दिन केतन जब घर की बाउंड्री के अंदर दाखिल हुआ तो उसे शुभा ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे में आती हुई दिखाई दी। दिन भर की थकान और किचकिच के बाद उसे यह एक चेंज अच्छा लगा। केतन सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने घर में घुस गया और शुभा अपने लॉन में गार्डन चेयर पर बैठ गई, केतन के छज्जे की ओर मुंह करके। आज उसकी मम्मी उसके पास नहीं थी, बस वह चुपचाप बैठी थी। केतन उस दिन काफी देर तक बाहर छज्जे में आकर नहीं बैठा और जब वह बाहर आया तो अंधेरा घिर आया था। शुभा चुपचाप उठकर घर के भीतर चली गई थी। तभी कैसेट प्लेयर पर जोर से गाने की वही दो लाइनें बजी, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत जानता ही नहीं, और फिर बंद हो गई। यद्यपि एक लंबे समय के दौरान शुभा हमारे घर 2 बार ही आई थी, एक बार ओवन मांगने और दूसरी बार वापस करने, पर ना जाने क्यों मेरी पत्नी उससे कुछ सूंघ पा रही थी। वह शुभा की तो तारीफ करती थी और उसे अच्छी लड़की होने की सनद भी दे रही थी, पर केतन को अच्छा आदमी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने पूछा, कहीं यह तुम्हारी ईर्ष्या तो नहीं है केतन के प्रति, क्योंकि वह और लोग जैसा एवरेज आदमी नहीं है, उसमें कुछ खास है। पत्नी चिढ़ी और बोली, क्या खास है? कहीं का राजा है, नवाब है? देखने सुनने में भी कुछ खास नहीं है। हाँ, नखरे जरूर स्टार्स वाले हैं। मैंने कहा, यही तो तुम्हारी ईर्ष्या का कारण है। नहीं है वह अच्छा आदमी। मैंने पूछा, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है क्या? वह तैश में बोलती, क्या बात करते हो? मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं उसका मुंह ना नोच लूंगी। तो फिर तुम उसे चिढ़ती क्यों है? क्या तुम्हें शुभा ने कुछ कहा? अब पत्नी ढीली पड़ गई, बोली, नहीं, शुभा ने तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि वह शुभा के प्रति आकर्षित है। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? वह जितनी देर बरामदे में बैठा रहता है और टहलता है, शुभा भी बरामदे में ही होती है। बस करो, यह तुम्हारा कोरा भ्रम है। शुभा अगर बरामदे में होती है तो केतन को क्या है? और फिर तुमने दुनिया भर का ठेका ले रखा है क्या? शुभा और उसकी मम्मी से ही तुम्हारा ऐसा संबंध है। शुभा ऐसी भी कोई नासमझ नहीं है, एमएससी फाइनल में है। पत्नी चुप हो गई थी, पर उसकी आंखों में संशय, किसी अनहोनी घटना की आशंका भरी छाया नजर आ रही थी। उसी दिन शाम को दुकान पर मुझे केतन मिल गया। वह अपने छोटे बेटे को घुमा रहा था और अपने चश्मे के फ्रेम में कील डलवाने दुकान पर आया था। मैंने पूछा, केतन बाबू, आजकल साइट पर कुछ ज्यादा काम है क्या? काफी देर से आते हो। वह बोला, नहीं, काम तो कुछ ज्यादा नहीं है, हाँ, साइट थोड़ी दूर जरूर है। अचानक ना जाने क्यों मेरे मुंह से निकला, ये मकान आपको छोटा नहीं लगता? इसी मोहल्ले में मेरे दोस्त का एक अच्छा फ्लैट है, आप चाहें तो देख ले। केतन थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, यहाँ अभी अभी तो आया हूँ, बार बार शिफ्ट करने में दिक्कत होती है, बच्चे भी तो छोटे हैं। मैं चुप हो गया, पर मुझे लगा जैसे मैं अपनी पत्नी के प्रभाव में आता जा रहा हूँ। मैंने उसका चश्मा ठीक कर दिया और वह पैसे देकर चला गया। केतन की दिनचर्या में अब अनचाही ही मेरी भी एक रहस्यमय रुचि पैदा हो गई थी। यद्यपि इसका पूरा पूरा श्रेय मेरी पत्नी को जाता था। अब सुबह शाम मेरी निगाहें अपने आप केतन के बरामदे पर टिक जाती। अब मुझे लगता कि केतन ज्यादा देर तक बरामदे में बैठता है। पहले कुछ कम बैठा करता था, अब उठ उठ कर टहलता भी है। मैं फिर सोचता कि यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। मैं तो सुबह जल्दी दुकान के लिए निकल जाता हूँ और शाम को भी देर से ही आता हूँ, तब मैं यह सब कैसे कह सकता हूँ? मेरे मन में धीरे धीरे एक अंतर्द्वंद छिड़ा रहने लगा। कभी लगता, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कभी लगता सब बकवास है। कुछ तय कर पाना मुश्किल ही था। पत्नी ने भी अब थोड़ा संयम धारण कर लिया था और इस मामले में ज्यादा रुचि लेना बंद कर दिया था। हाँ, अब वह केतन के प्रति उतनी आक्रामक तो नहीं रही थी, पर शुभा के लिए उसके मन में जो सहजता थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह कहती, शुभा लॉन में तभी पानी देती है जब केतन बरामदे में खड़ा होता है, या शुभा भी तब तक बाहर बैठी रहती है जब तक केतन बाहर रहता है। इन दिनों एक और गतिविधि ऐसी थी कि मैं और मेरी पत्नी गौर किए बिना नहीं रह पाए थे। सुबह कॉलेज जाने के समय शुभा और उसकी मोपेड
कुछ ज्यादा ही शोर करने लगे थे। अपनी माँ से जोर जोर से कुछ बतियाना, फिर मोपेड को देर तक स्टार्ट रखना, दो एक बार हॉर्न भी चेक करना नियमित क्रिया हो गई थी। और मजेदार बात यह होती कि इसी वक्त केतन अपनी शेविंग का सामान लेकर बाहर बरामदे में आ बैठता। शुभा मोपेड निकालती, बाहर वाला गेट बंद करती और एक बार बरामदे की तरह निगाह फेंकती। केतन भी उस वक्त बाउंड्री गेट की ही तरफ देख रहा होता था। हम पति पत्नी ने इस बात पर दो तीन बार कुछ रस लेकर कुछ अनमनी सी बहस की और अंततः यह पाया कि इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है, उसे सहज ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी तमाम स्थितियों में केतन की पत्नी भी वहां अक्सर मौजूद रहती थी। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ने अनकहे ही मन यह निर्णय लिया कि केतन और शुभा को लेकर अब अधिक उत्सुकता ना पाली जाए। इस मामले की यथासंभव उपेक्षा की जाए, क्योंकि और भी काम है दुनिया में मोहब्बत की जासूसी के अलावा। इस अनकहे निर्णय पर हम लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया था और बेवजह की परोक्ष दखलंदाजी से हमने अपने हाथ खींच लिए थे। अब हमें ना तो केतन में कोई बुराई दिखाई देती, ना शुभा में, बल्कि वे दोनों अपनी अपनी दुनिया में कहीं अधिक मस्त दिखते। केतन सुबह सुबह घूमने जाता, लौटकर अपने पमेरियन कुत्ते को टहलाता, शेव करता, बालकनी में टहलता, फिर नहाता धोता और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता। शुभा सुबह 7 साढ़े 7 बजे तैयार होकर निकलती, चहकती, मोपेड जोर से स्टार्ट कर कुछ देर तक घर घर करती, दो तीन बार हॉर्न बजाती, गेट बंद करती, एक निगाह केतन की बालकनी में फेंकती और फिर कॉलेज चली जाती। वह दोपहर को 2 ढाई बजे कॉलेज से वापस लौटती, आराम करती, पढ़ती लिखती और शाम को 6 साढ़े 6 बजे लॉन में आकर बैठ जाती, टहलती, पेड़ पौधों को पानी देती, अपनी माँ से बातें करती। केतन की जीप अक्सर 7 साढ़े 7 के बीच आकर रुकती। वह ब्रेकफास्ट उठाता, ड्राइवर से जाने को कहता, एक नज़र अपनी बालकनी पर डालता, फिर धीरे से पड़ोस के लॉन में और धड़धड़ाता हुआ जीना चढ़ जाता। थोड़ी ही देर बाद पति पत्नी दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते दिखाई देते। इसी बीच शुभा एक दिन फिर किसी काम से हमारे घर आई। पत्नी ने देर तक उससे बातें की। वह खुश थी। उसके जाने के बाद बोली, कितनी सोनी कुड़ी है। मुझे भी अच्छा लगा। दरअसल अब तक हम दोनों केतन और शुभा के बारे में उन्हें एक दूसरे से जोड़कर कोई बात करने में झिझकते लगे थे। हमें लगता था कि शायद हम ही कहीं गलत थे। उस दिन अचानक मैंने पत्नी से पूछ लिया, क्या केतन के बारे में कुछ नहीं कह रही थी शुभा? फिर धीरे से मैंने बात को संभाला, अब उसकी मम्मी क्या कहती है? पत्नी बहुत सहज थी, जैसे उसे अंदाजा था कि यह सवाल पूछा ही जाएगा। वह बड़े ही फिलोसफाना अंदाज में बोली, पता नहीं हमारे समाज में क्या गड़बड़ है कि एक जवान लड़की और किसी जवान आदमी को आसपास देख भी ले तो शक करने लगेंगे। शुभा कॉलेज जाती है, लौटकर पढ़ाई करती है, सुबह शाम फ्रेश होने के लिए लॉन में टहलती है, मन बहलाती है। वह कह रही थी कि केतन तो चुप्पा है और घमंडी है, पर उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। केतन बीवी बच्चों वाला है, अब एकदम छड़ा तो है नहीं कि लफंगई पर उतर आए। फिर नौकरी भी अच्छी करता है, थोड़ी बहुत दिल लगी करता होगा, आखिर शुभा खूबसूरत तो है ही। पत्नी की बात सुनकर मुझे अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि यह वही औरत है जो कुछ दिनों पहले तक केतन को छटा हुआ बदमाश मान रही थी। खैर, हमने स्वीकार कर ही लिया, कहीं कुछ ऐसा वैसा नहीं है और महज हमारा संशयी स्वभाव था, जिसके कारण हमें ऐसा भ्रम हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।